अच्छे और बुरे तो हर जगह हर तबके में पाए जाते हैं, मगर जागीरदार तबके में शरीफुन-नफ्स और हमदर्द किस्म के लोग 1% से ज़्यादा नहीं मिलते। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो मौसम गर्मा की एक खुशगवार शाम थी। मैं अपने सरकारी क्वार्टर के लॉन में चंद मिलने वालों के हमरा बैठा बातें कर रहा था। इतने में एक शख्स जिसने खेस की बुक्कल मार रखी थी अंदर आया, झुककर मुझे सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने चादर में अपना मुंह छुपा रखा था, ताहम उसकी घनी मूंछों की झलक मैंने देख ली थी। गर्मियों के मौसम में चादर ओढ़ने का मतलब ये था कि वह दूसरों के सामने अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने गुफ्तगू रोककर उससे उसकी आमद का मकसद पूछा। उसने किसी हाल मस्त शख्स की तरह जवाब दिया, बंदे को कोई जल्दी नहीं है, आप इत्मीनान से फारिग हो लें, फिर कुछ अर्ज़ करूँगा, ज़रा पर्दे की बात है। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो खासा गहरा बंदा था और कोई गहरी खबर लाया था। मैंने मिलने वालों को जल्दी फारिग कर दिया और खेस पोश की तरफ रुख कर लिया। उसने चादर हटाकर अपना चेहरा बेनकाब कर दिया और अपनी घनी मूंछों का जाविया दुरुस्त करने लगा। शक्ल उसकी खासी खौफनाक थी और चेहरे पर ज़ख्म के 2-3 पुराने निशान भी थे। उम्र 30-32 साल के लगभग थी और खासा जीदार बंदा मालूम होता था। उसकी चाल ढाल और वजह कता से मैं समझ गया था कि वो कोई सज़ा याफ्ता आदि मुजरिम था। उसने अपनी बुक्कल से एक पैकेट निकाला और मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। ये अवान साहब ने आपके लिए नजराना भेजा है, उसने कहा। चौधरी दोस्त मोहम्मद अवान ने? उसमें एक बोस्की का जोड़ा और कुछ मिठाई के पैसे हैं। अवान साहब ने आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ किया है। चौधरी दोस्त मोहम्मद अवान एक करीबी गांव में रहता था और एक वो खासा तगड़ा जिम्मेदार था। मामला क्या है? मैंने पूछा। चौधरियों ने कोई बंदा मार दिया है या किसी की लड़की उठा ली है? ऐसी कोई गल नहीं सरकार, अवान साहब बड़े अल्लाह लोग आदमी हैं, ऐसी नीच हरकतें कभी नहीं करते। उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मगर नाम जहन में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सरकार, नौकर का नाम जलाल खान है। मैंने गहरी नज़रों से उसे घूरा। जलाल खान उर्फ जेला बदमाश, तुम्हें तो सज़ा हो गई थी, कब छूटे हो जेल से? यही कोई 2-4 महीने हुए हैं। अब मैंने सारे धंधे छोड़ दिए हैं और अवान साहब की मुलाजमत कर ली है। जागीरदार अपना रौब और दबदबा कायम रखने के लिए इस किस्म के चंद गुंडे ज़रूर रखते हैं। जेला बदमाश थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, सरकार, आपने झोरे माजी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, बड़ा नामी गिरामी डाकू है। आजकल ये इस इलाके में आया हुआ है और वारदातें करने का प्रोग्राम बना रहा है। हमें पता चला है कि अवान साहब की हवेली में भी वारदात करने का इरादा रखता है। इन दिनों इस इलाके में झोरे माजी का खासा चर्चा था और वो काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहा था, मगर अभी तक पुलिस के काबू में नहीं आया था। उसकी ना तो किसी थाने में तस्वीर थी और ना ही कोई इसका हुलिया जानता था। तुम पुलिस के मुखबर कब से बन गए? मैंने जेले से कहा। और चौधरी दोस्त मोहम्मद को कैसे पता चला कि झोरा उनकी हवेली लूटने का इरादा रखता है? कहीं से तो पता चल गया होगा जी, मुझे क्या पता, मैं तो उनका नौकर हूँ। जो उन्होंने पैगाम दिया वो मैंने आपको पहुँचा दिया है। अवान साहब ने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी हिफाजत की कोई फ़िक्र नहीं है। आपको इत्तला इसलिए दे दी है कि अगर झोरे माजी के 2-4 बंदे फंडर हो गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये तो हम बाद में देखेंगे कि जिम्मेदारी है या नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे ये बताओ असल बात क्या है? सरकार, जो कुछ मुझे हुक्म मिला था वो मैंने अर्ज़ कर दिया है, उसने उठते हुए कहा। वैसे लोगों का कहना है कि झोरा माजी चौधरी रुस्तम अली की हवेली में देखा गया था। चौधरी रुस्तम अली ख़ान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। चंद साल पहले चौधरी रुस्तम अली के एक आदमी ने चौधरी दोस्त मोहम्मद के मजरा की नौजवान लड़की उठाई थी और नौबत कत्ल गारत तक पहुंच गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा कर दिया था और मगविया को उसके घर पहुंचा दिया था, मगर दिलों की रंजिश ख़त्म नहीं हुई थी। चौधरी दोस्त मोहम्मद के आदमी मौके की ताक में थे। जेले जाने से पहले अपना ये नजराना उठा लो, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे मालिक को चौधरी रुस्तम अली के घर से कोई ख़तरा है तो उसकी ज़रूर कोई वजह होगी। रंजिश चौधरी दोस्त मोहम्मद के दिल में थी, ख़तरा चौधरी रुस्तम अली ख़ान को होना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि तुम लोग अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेरे पास आए हो, इसलिए कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे किसी वारदात की इत्तला मिली तो मैं सबसे पहले तुमको अंदर बंद कर दूंगा।
کیا بات ہے ملک صاحب؟ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ چودھریوں کی دشمنی کا مجھے کیا پتا؟ آپ یہ تحفہ واپس نہ کریں، اعوان صاحب نے بڑی محبت سے بھیجا ہے۔ اگر میں تحفہ واپس لے گیا تو ان کا دل میلا ہو جائے گا۔ تم دل کی فکر نہ کرو، میں نے کہا میں چودھریوں کے دلوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ چودھری صاحب سے کہہ دینا کہ خود ان کے پاس آؤں گا۔ تم یہ بنڈال اٹھا لو اور چلتے بنو۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر پیکٹ اٹھا کر رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے ایک مخبر نے خبر دی کہ چودھری رستم علی خان کی نوجوان بھانجی جس کا نام ریحانہ تھا اغوا ہو گئی ہے۔ وہ میٹرک میں پڑھتی تھی اور اپنے پرائیویٹ تانگے میں آتی جاتی تھی۔ اس کا گاؤں قصبے سے 1.5 میل دور تھا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ چودھری رستم علی کی حویلی میں مسلح آدمی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں چودھری دوست محمد کی حویلی پر بھی حملہ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ دونوں چودھریوں کے گاؤں الگ الگ تھے۔ میں نے فوراً ایس پی علاقہ کو صورتحال کی اطلاع بھجوا دی۔ پھر نصف درجن آدمی ایک ASI کی نگرانی میں چودھری دوست محمد کے گاؤں روانہ کر دیے۔ خود میں 2 آدمیوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر چودھری رستم کی حویلی جا پہنچا۔ چودھری رستم کا نوجوان بیٹا جس کا نام شیر علی تھا حویلی کے صدر دروازے پر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہماری آمد کی خبر حویلی تک پہنچ چکی تھی۔ شیر علی نہایت گبرو جوان تھا، بانکا سجیلا اور خوش شکل۔ اس نے ہمارے گھوڑے ملازموں کے سپرد کر دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گیا۔ وہاں نصف درجن افراد موجود تھے جو سب کے سب چپ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر برہمی اور غضب ناک پائی جاتی تھی۔ چودھری رستم علی نے سلام دعا کے بعد پوچھا، ملک صاحب خیر ہے؟ کدھر کی تیاری ہے؟ اس نے اپنی بھانجی کی گمشدگی یا اغوا کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں محتاط رہنا مناسب سمجھا اور کہا آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو کھانے وانے کا انتظام کریں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ہم سے جلدی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم ادھر ہی چنی وال جائیں گے جہاں سے ایک واردات کی اطلاع ملی ہے۔ چنی وال کا نام سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ چودھری دوست محمد کے گاؤں کا نام تھا۔ واردات والی بات گپت تھی۔ میں انہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر وہ چودھری محمد دوست کے گاؤں پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو انہیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ پولیس کی موجودگی میں ایسی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ چنی وال میں واردات ہو گئی ہے؟ شیر علی نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یا واردات کا خطرہ ہے؟ میں نے بات بتاتے ہوئے کہا، مجھے تفصیل معلوم نہیں۔ جس وقت یہ اطلاع ملی میں اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ ASI اطلاع ملتے ہی 5-6 افراد کے ہمراہ ادھر روانہ ہو گیا ہے۔ روزنامچے میں اطلاع دینے والے کا نام جلال خان لکھا ہے۔ غالباً بلوے کا کیس ہے۔ شیر علی خان پریشان نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ رستم علی کی حالت اس شیر کی سی ہو رہی تھی جس کے منہ سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ واضح طور پر انہوں نے اپنے حریف سے انتقام لینے کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ رستم علی نے ایک ملازم کو لسی لانے کے لیے کہا، پھر مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور مضطرب لہجے میں بولا، ملک صاحب ہمارے ساتھ بچھاڑتے نہ ڈالیں۔ ہمارے آپ کے پرانے تعلقات ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں صحیح بات بتائیں، بلوے کی رپورٹ چنی وال والوں نے لکھائی ہے اور تفتیش کرنے آپ یہاں آئے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دوست محمد نے ہمارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے نا؟ یہی بات ہے نا چودھری صاحب؟ صحیح بات دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم اتنی دور سے چل کر آپ کے پاس آئے ہیں، حالانکہ آنا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھروسہ تو ہم آپ پر ضرور کرتے ہیں اور آپ کو موقع بموقع تکلیف بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی آن پڑتے ہیں جن میں آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ قانون نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ قانون کی سب کو پابندی کرنا چاہیے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو بھی کرنی چاہیے، اور آپ نے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہماری پہلی وفاداری قانون کے ساتھ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں گھمر گھمریوں میں نہ ڈالیں۔ جو بات ہے وہ کھل کر کریں۔ آخر وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ اتنے میں شیر علی بھی ہمارے قریب آ کر ٹھہر گیا اور وہ بولا، ملک صاحب معلوم ہوتا ہے کہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری عورتوں کو چھڑا لائیں گے، ہماری ذلت کا بدلہ تو نہیں لے سکیں گے۔ آپ کی کارروائی سے کیا ہوگا؟ 2-4 سال مقدمہ چلے گا اور آخر میں مجرم بری ہو جائے گا۔ آپ کا قانون تو یہی کچھ کر سکتا ہے ملک صاحب۔ ہمارے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے وہ آپ کی کارروائیوں سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ چودھری رستم علی نے کہا، ملک جی فی الحال آپ اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیں، ہمیں کل تک کی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو 2-4 آدمیوں کی گرفتاری دے دیں گے، آپ کے قانون کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔
मुखबर ने मुझे बताया था कि सिर्फ एक लड़की जिसका नाम रेहाना था अगवा हुई थी, लेकिन शेर अली की बात से जाहिर हो रहा था कि अगवा होने वालों की तादाद एक से ज़्यादा थी। मुझे सिर्फ एक लड़की की अगवा की इत्तला मिली है। मैंने कहा, सही सूरत हाल क्या है? बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा। शेर अली एक तरफ चला गया जिस तरफ दूसरे लोग बैठे थे। उसके जाने के बाद चौधरी रुस्तम अली ने कदरे धीमे आवाज़ में कहा, एक मेरी भांजी रेहाना है और दूसरी मेरी बीवी सादका बेगम है। मेरी दूसरी बीवी? वो खुलकर कोई बात बताने पर तैयार नहीं था। एक बात जानने के लिए कई सवालात करना पड़ते थे। कुछ बातें मुझे उसी वक्त मालूम हो गईं, कुछ बाद में मालूम हुई, लिहाजा मैं आपको सवाल जवाब के चक्कर में डालने के बजाय खुलासा बता देता हूँ। रेहाना की उम्र 16-17 के करीब थी। उसको स्कूल 8 बजे लगता था। वो रोज़ाना 7:30 बजे घर से रवाना हो जाती थी। देहात के खालिस माहौल और खालिस ग़िज़ाओं ने उसके जिस्म पर नुमाया असर किया था। वो खूबसूरत और फरबा अंदाम थी और अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। उसका कद भी दूसरी लड़कियों से निकलता हुआ था। उस रोज़ चौधरी रुस्तम अली की दूसरी बीवी सादका बेगम भी उसके साथ थी। कस्बे में उसके कुछ रिश्तेदार थे और वो कई रोज़ से रेहाना के साथ जाने का प्रोग्राम बना रही थी। रेहाना की 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। चौधरी रुस्तम अली ने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी कि वो रेहाना को साथ में वापस ले आए। तांगा घर का था और अधेड़ उम्र कोचवान, जिसका नाम सदरुद्दीन था, एक काबिल एतमाद शख्स था। वो चौधरी रुस्तम का पुराना नमक ख्वार था। तांगे में गांव की कुछ दूसरी लड़कियां स्कूल जाती थीं। उस रोज़ चूँकि तांगे ने सादका और उसके रिश्तेदारों के घर से उठाना था, इसलिए दूसरी 3 लड़कियां एक दूसरे तांगे पर वापस चली गईं। गांव और कस्बे के दरमियान पक्की सड़क बनी हुई थी जिस पर तांगे और बैलगाड़ियां आम चलती थीं। कभी कभार कोई मोटर भी नज़र आ जाती थी। स्कूल जाते आते वक्त 3-4 तांगे एक साथ रवाना होते थे। इनमें लड़कियों के अलावा लड़के भी होते थे, इसलिए कभी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ था। वापसी में सादका बेगम को अपने रिश्तेदारों के घर से निकलते निकलते देर हो गई। दूसरे तांगे इस असना में गांव पहुंच चुके थे। रेहाना और सादका बेगम का तांगा तकरीबन 4 बजे बगैर सवारियों की हवेली पहुंचा। कोचवान जख्मी और नीम बेहोश पड़ा था। घोड़ा खुद ही तांगे को लेकर वहां पहुंचा था। सदरुद्दीन ने होश में आने के बाद बताया कि 3 डाकुओं ने, जो घोड़ों पर सवार थे, तांगा ज़बरदस्ती रुकवाया, उसे बुरी तरह ज़ोर कोप किया और दोनों औरतों को घोड़ों पर डालकर ले गए। डाकुओं ने ढाटे बांध रखे थे। मैंने चौधरी रुस्तम अली से पूछा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि अगवा में दोस्त मोहम्मद का हाथ है? मलिक साहब, इतनी जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। चौधरी रुस्तम अली की इज्जत पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। ये हरकत दोस्त मोहम्मद के इशारे पर की गई है। अगर कोई कमीन ये हरकत करता है तो हम उसको जन बच्चा समेत उसके घर में बंद करके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कते और आग लगाकर अंदर ही भून डालते। कि जागीरदाराना जहनियत की बात थी। ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, सिर्फ बदले पर मुतमईन नहीं होते। इनकी सोच ये है कि एक कमज़ोर और गरीब आदमी ने उन पर हाथ डालने की जुर्रत कैसे की। ये लोग आँख के बदले आँख के कायल नहीं हैं। अगर कोई बाहैसियत आदमी इनका एक आदमी मार डाले तो इनके पूरे कुनबे को ख़त्म कर डालते हैं। औरतों और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। फिर भी उनके सीनों में भड़कने वाली आतिश इंतकाम पूरी तरह सर्द नहीं होती। इन जागीरदारों की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। चंद साल कबल मुल्तान के इलाके में रोनुमा होने वाला ऐसा ही एक वाक़या मंजर आम पर आया था, जिसमें चंद वहशी जागीरदारों ने अपने मुखालफिन की बेगुनाह औरतों को बरहना करके सड़कों पर फिराया था। और इस वक्त मेरे सामने भी ऐसा इंतकामी मिजाज रखने वाला एक जागीरदार खड़ा था। चौधरी साहब, ये तो आपके अंदाजे की बात कर रहे हैं, और अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। ये डाकू कार्रवाई भी हो सकती है। मुमकिन है कि सुनसान सड़क पर बूढ़े कोचवान के साथ 2 जवान औरतों को देखकर डाकुओं ने बगैर किसी प्रोग्राम के उन्हें अगवा कर लिया हो। आप मुझे एक बात बताएं, आपका तांगा पहली मरतबा 1 घंटा लेट हुआ था। ये बात चौधरी दोस्त मोहम्मद या उसके आदमियों को कैसे मालूम होगी? हमारे पास ऐसी बातें सोचने का वक्त नहीं है मलिक साहब। दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने हमारा तांगा देख लिया होगा। हमारे तांगे और कोचवान को सभी पहचानते हैं। चलिए, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने आपका तांगा पहचान लिया होगा और उसने चलने वाली इत्तला भिजवा दी होगी। इसके बावजूद इतने थोड़े वक्त में अगवा की मनसूबाबंदी करना बहुत मुश्किल है। अगर ये अगवा आम दिनों में होता तो चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक किया जा सकता था, या फिर ये कहना चाहिए कि दोस्त मोहम्मद के आदमी रोज़ घात लगाकर बैठते थे और आपका तांगा लेट होने के मुंतज़िर थे। कल तांगा लेट हुआ और उन्हें काम दिखाने का मौका मिल गया, या फिर वो, मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं ये कहना चाहता था कि या फिर वो सादका बेगम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रेहाना
तो रोजाना आती जाती थी। सादका बेगम पहली दफा निकली थी। गोया अगवा कुनंदगान का असली टारगेट सादका बेगम थी, लेकिन क्यों? अगवा कुनंदगान ने उसको क्यों अगवा किया था? चौधरी साहब, ये अगवा की सीधी सादी वारदात मालूम नहीं होती। मुझे इसमें कुछ फेर नजर आता है। आप इस मामले में जल्दी ना करें और ये ना समझें कि चौधरी दोस्त मोहम्मद हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसे कल ही आपकी तैयारियों की इत्तला मिल गई थी। वो लोग जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। उनका आदमी कल शाम मेरे पास आया था, सारे हालात बता गया था। आपके आदमी वहाँ जाएंगे, 2-4 लाशें उनकी गिरेंगी, 2-4 आपकी गिरेंगी और बाकी आदमी हमें लामहाला अंदर बंद करना पड़ेंगे। हासिल कुछ भी नहीं होगा। मलिक साहब, ये मर्दों का खेल है। हमारे जवान मौत से नहीं डरते। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में पहले से सख्ती नहीं रही थी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ज़िंदगी और मौत का खेल शुरू करने से पहले इंसान को हकीकत का पूरा इल्म होना चाहिए। आप अपना आदमी थाने भेज दें और पहले पर्चा कटवा दें। ये आपके हक में बेहतर होगा। आपको मुखालिफ फरीक पर कानूनी बालादस्ती हासिल हो जाएगी। उसने अपने आदमियों से मशवरा किया और फिर पर्चा कटवाने पर राज़ी हो गया। वहाँ से रुखसत होने से पहले मैंने कहा कि मैं सदरुद्दीन कोचवान से मिलना चाहता हूँ। और छोड़िए जी, उस जाहिल गवार से मिलकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, शेर अली ने कहा, और वो होश भी नहीं करेगा। कल से उल्टी सीधी बातें कर रहा है। डाकुओं को देखकर उसका दिमाग ही उलट गया है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आदमियों के हमरा वहाँ से रुखसत हो गया। बाहर निकलकर हमने सदरुद्दीन कोचवान का पता पूछा और एक लंबा चक्कर लगाकर उसके घर पहुँच गए। वो 3 कच्चे कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। हमारे दस्तक के जवाब में एक भारी जिस्म की अधेड़ उम्र औरत दरवाजे पर आई। उसने खद्दर की मैली चादर ओढ़ रखी थी और आंखें उसकी सूजी हुई थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वो सदरुद्दीन की बीवी नज़ीरा थी। सदरुद्दीन का क्या हाल है, मैंने पूछा। चौधरी ने बताया कि कल वो डाकुओं के हमले में ज़ख्मी हो गया था। आहो जी, चौधरी ठीक ही कहते इन्हें, उसने रूहान सी आवाज़ में कहा। इस पिंड बीच में चौधरियों दा सिक्का ही चलता है। अंदर आ जाओ जी, गरेबा दी कोई ज़िंदगी नहीं। उसने हमारे दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। सदरुद्दीन चारपाई पर पड़ा धीमी आवाज़ में हाय हाय कर रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख भूल कर गुप्पा हो रही थी। उसके जिस्म पर बंधी हुई मैली सी पट्टी से अंदाज़ा होता था कि उसे तबी इमदाद फराहम नहीं की गई थी। कमरे में एक सफ़ेद रेश बूढ़ा बैठा हुक्का पी रहा था। एक 13-14 साल लड़की सदरुद्दीन की चोटों पर टकोर कर रही थी। दूसरे कमरे से किसी लड़की की हिचकियों की आवाज़ें आ रही थीं। हमें देखकर सफ़ेद रेश बूढ़ा हुक्का हाथ में लिए खड़ा हो गया और आजिज़ से सलाम किया। लड़की बाहर हाथ रोककर हमें देखने लगी। मैंने बूढ़े का सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़कर सदरुद्दीन की चोटों का जायज़ा लिया। बूढ़ा सदरुद्दीन का बाप बदरुद्दीन था। मैंने उससे पूछा कि चौधरियों ने उसके बेटे की मरहम पट्टी क्यों नहीं करवाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, कोई बात नहीं जी, मामूली चोटें हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगी। बाबा जी, ये मामूली चोटें नहीं हैं। मैंने हैरानी से कहा, ये तो चारों तरफ से सूजा पड़ा है। उसे तो उसी वक्त अस्पताल भिजवाना चाहिए था। हद हो गई है बेपरवाही की। थानेदार साहब, गरीब आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े बदरुद्दीन ने कहा, असा तो अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं थी। हकीम साहब भी ने जो मरहम पट्टी दी थी वो लगा रहे हैं। रब सोने दा हुक्म होया ते बंदा चंगा हो जाएगा। उसका इशारा बड़ा वाज़ा था। चौधरी रुस्तम अली ने उसके बेटे को अस्पताल ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। गालिबन वो नहीं चाहते थे कि ये बात पुलिस तक पहुँचे। ऐसी सूरत में उन्हें अपने तौर पर तबी इमदाद का इंतज़ाम करना चाहिए था, क्योंकि सदरुद्दीन उनका मुलाजिम था। नज़ीरा बीवी मेरे लिए एक मोड़ा उठा लाई और अपनी बेटी से बोली, सकीना थानेदार जीनू हवा झल। मैं मोड़े पर बैठ गया और सदरुद्दीन से पूछा, सदरुद्दीन क्या बात हुई थी? तुमने किसी को पहचाना नहीं? ना जी, मैंने किसी ने नहीं पहचाना। उन्होंने ठाटे बांध रखे थे और अचानक ही झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आए थे। 2 पीछे की तरफ थे और एक ने आगे की तरफ से तांगर रोकने का हुक्म दिया। जनाब, मैंने टांगर दौड़ाने की बड़ी कोशिश की, मगर मेरी कोई पेश नहीं चली। दोनों बीवियां पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। घोड़ा भी दूसरे घोड़ों को देखकर घबरा गया था। वो सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में घुस गया और ज़ोर ज़ोर से हनहनाने लगा। टांगर रुकते ही मैंने नीचे छलांग लगाई और डाकुओं पर मुकाबला करने की कोशिश की। एक डाकू ने घोड़ा मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मैं चोट खाकर खाई में गिर गया। इतने में डाकुओं ने बीबियों को अपने घोड़ों पर डाला और गायब हो गए। मैंने उठकर घोड़े को थपकी छपकी दी और फ़ौरन गांव में रवाना हुआ। थानेदार साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है जी, मैं डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे और जिस्म पर जो चोटें नज़र आ रही थी वो एक दफ़ा घोड़े चढ़ाने से नहीं आ सकती थी। नेज़ चेहरे पर जो चोटें नज़र आ रही थी वो किसी
कद आले की चोटें मालूम होती थी। उसने पूरी बात नहीं बताई थी। सदरुद्दीन, डाकुओं के पास तुमने कोई हथियार वगैरह भी देखे थे? मैंने पूछा। एक डाकू के हाथ में मुझे पिस्तौल नजर आया था। हो सकता है कि दूसरे दो के पास भी पिस्तौल ही हो। तुमने उनके पास कोई लाठी या डंडा वगैरह तो नहीं देखा? ना जी, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने कहा। तांगा रोकने के बाद जब तुम नीचे उतरे और बीवियों की मदद करने की कोशिश की तो एक डाकू ने अपना घोड़ा तुम पर चढ़ा दिया और तुम खाई में जा गिरे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या होना था जी? मैं खाई से बाहर निकला तो डाकू बीवियों समेत वहाँ से जा चुके थे। सदरुद्दीन, ये तुम्हारे चेहरे पर जो चोटें हैं ये कैसे आई हैं? वो कुछ देर छत को घूरता रहा, फिर बोला। जनाब, ये चोटें भी किस्मत में लिखी थी। कबल इसके मैं अगला सवाल करता। उसका बड़ा बाप बोला। थानेदार साहब, जब नौकर अपने मालिक की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसे चोटें तो खाना ही पड़ती हैं। मैं पहले ही समझ गया था। मैंने कहा। उसे चौधरियों ने मारा है? सदरुद्दीन कुछ नहीं बोला। मैं ठीक अंदाज़ा लगाया था। सदरुद्दीन कोचवान को चौधरियों ने ही मारा था। जबी शेर अली ने कहा था कि उस जाहिल गंवार से मिलकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सदरुद्दीन का कसूर कोई नहीं था, लेकिन चौधरियों ने अपना गुस्सा तो निकालना ही था। सदरुद्दीन, क्या ये सच है कि तुम्हें चौधरियों ने मारा है? मैंने पूछा। कोई गल नहीं जी, उनने आजिज़ी से कहा। नौकरों को मालिक का गुस्सा भी सहना पड़ता है। नज़ीरा बीवी, जो अभी तक चुप बैठी थी, एकदम फट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चौधरियों को बद्दुआएं देने लगी। हाय दे रब्बा, मेरी कुड़ी दियाँ लेरियाँ ला छड़ियाँ ने। अल्लाह करे इन्हां दी हवेली नूं आग लग जावे। बूढ़े बदरुद्दीन ने उठकर जल्दी से अपनी बहू के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला। सब्र कर नज़ीरा बीबी, सब्र कर। चौधरियों के कानों तक तेरी आवाज़ पहुंच गई तो रहंदी कौंदी इज्जत दी लड़ियाँ भी हो जाएंगी। सब्र कर, रब सोना सब कुछ देख रहा है। वो सब्र करने वालों की फरियाद सुनता है। नज़ीरा ज़ारो कतार रोने लगी और रोते हुए बोली। तुसी किस गल दे थानेदार बने फिरदे हो? रब नू की जवाब देवोगे? हाय दे रब्बा, इन्हां चौधरियां नू आप ही चुक ले। सदरुद्दीन, क्या बात है? मैंने कहा। तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? अगर तुम रपट नहीं लिखवाओगे तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? चौधरियों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? होना रिपोर्ट, बूढ़े बदरुद्दीन ने कहा। थानेदार साहब, रिपोर्टों से क्या होता है? तुसी चौधरियों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दी तो कल हमारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बात तो वो ठीक कहता था। एक गरीब कोचवान की रिपोर्ट पर चौधरियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल काम था। अव्वल तो उसके हक में गवाही देने वाला कोई न मिलता और दूसरी बात यह कि चौधरी उसे और उसके गवाहों को अदालत तक पहुंचने की मोहलत ही न देते। मैंने नज़ीरा बीबी से पूछा। बीबी, ये लड़की का क्या किस्सा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बूढ़े बदरुद्दीन ने जल्दी से कहा। कोई किस्सा नहीं है। नज़ीरा बीबी भी कुछ नहीं बोली। मैंने सदरुद्दीन से डाकुओं के हुलिये और घोड़ों के रंग वगैरह के बारे में कुछ सवालात किए, लेकिन वो कुछ वाज़ा बात ना बता सका। उसे डाकुओं की गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि शायद वो चौधरियों के सलूक के बाद रेहाना और सादका बेगम के अगवा पर खुश था। जब हम बाहर निकले तो घोड़ों की निगरानी करने वाला सिपाही एक बारिश शख्स के साथ बातें कर रहा था। उस शख्स ने हमें सलाम किया, अपना नाम मास्टर फ़रोज़ अली बताया और ये भी बताया कि वो गांव के प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर था। उसने शलवार कमीज़ के ऊपर केसरी रंग की पगड़ी बांध रखी थी। वो हाथ में उसके छड़ी थी और उसका घर करीब ही था। वो बड़े इसरार के साथ हमें अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि हमारे लिए शरबत बना लाए। मलिक साहब, मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, उसने कहा, और मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। अच्छा हुआ आज आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपकी चौधरी जैसी खिदमत तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि दोपहर का खाना आप मेरे गरीब खाने पर खाएं। खाने का शुक्रिया। मैंने कहा। हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। आपको तो पता ही होगा कि चौधरी रुस्तम अली के घर की 2 औरतें अगवा हो गई और चौधरी का ख्याल है कि हरकत दोस्त मोहम्मद अवान की है। और कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर पूछा। सदरुद्दीन ने आपको क्या बताया है? कोई ख़ास बात नहीं बताई। उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि चौधरियों ने उसे बहुत मारा है। उसने बहुत पुरतासुफ अंदाज में सर हिलाया, फिर बोला। कल जिस वक्त वो हवेली पहुंचा उस वक्त मैं वहीं था। आपके सामने क्या वाक़या पेश आया था? मलिक साहब, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि गरीब आदमी बड़ा बेबस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। कल जो जुल्म मैंने देखा उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए सारा किस्सा आपको सुना देता हूँ। आप इस इलाके के थानेदार हैं, अगर आप इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करें। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, शायद ये सब कुछ हमारे अमाल का नतीजा है। उसने तफसील बताते हुए कहा कि वो चौधरी रुस्तम अली के घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। गुज़िश्ता रोज़ सदरुद्दीन कोचवान बेन करता हुआ हवेली पहुंचा। चौधरी रुस्तम अली, उसके दोनों बेटे और दीगर अफराद खाना शोर की आवाज़ सुनकर सदर दरवाजे की तरफ भागे।
मास्टर फ़िरोज़ अली उस वक्त बैठक में बच्चों को पढ़ा रहा था। वो भी सदर दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा कि सदरुद्दीन के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो सीना को भी कर रहा था। तांगा एक तरफ खड़ा था और घोड़ा भी ज़ोर ज़ोर से हनहना रहा था। शेर अली ने देखा कि तांगा खाली है तो उसने तेज़ी से आगे बढ़कर सदरुद्दीन का गिरबान पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो औरतों को कहाँ छोड़ आया है। सदरुद्दीन ने हाथ जोड़ दिया और कांपते हुए बोला, चौधरी साहब, बीबियों को डाकू उठाकर ले गए हैं। ये देखिए, उन्होंने मुझे भी ज़ख्मी कर दिया है। मैं अकेला था जी, कुछ ना कर सका। ये सुनकर चौधरी रुस्तम अली की आंखों में खून उतर आया और उसने सदरुद्दीन के मुंह पर घूंसे और थप्पड़ मारते हुए कहा, ओए नमक हराम, अगर तू कमज़ोर था तो जिंदा क्यों वापस आ गया? तूने डाकुओं का मुकाबला करते हुए जान क्यों न दे दी? कौन थे वो कुत्ते? किसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है? उन्होंने ढाटे बांध रखे थे जी, मैं उनकी शक्लें नहीं देख सका। शेर अली अंदर से बेत की छुरी निकाल लाया और सदरुद्दीन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सदरुद्दीन की दर्दनाक चीखें सुनकर पूरा गांव वहां जमा हो गया, मगर किसी को शेर अली का हाथ रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सदरुद्दीन मार खाते खाते ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा लहू लहान हो गया था। कुछ देर बाद 4 आदमी सदरुद्दीन को चारपाई पर डालकर उसके घर छोड़ आए, लेकिन चौधरियों के इंतकाम की आंख अभी सर्द नहीं हुई थी। रात के 10 साढ़े 10 बजे चौधरी रुस्तम अली का छोटा बेटा अमीर अली 2 आदमियों के हमरा सदरुद्दीन के घर पहुंचा और उसकी बेटी शरीफा को उठाकर ले गया। अगली सुबह जब शरीफा घर पहुंची तो उसका सब कुछ उजड़ चुका था। मास्टर फ़िरोज़ अली ने जब बात ख़त्म की तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे याद आया कि सदरुद्दीन के घर के अंदरूनी कमरे से किसी लड़की की हिचकियों और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं यही समझा था कि वो लड़की अपने बाप की हालत पर आंसू बहा रही थी। हालांकि नज़ीरा बीबी ने अपनी बेटी का जिक्र भी किया था। मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की उस अपनी बर्बादी पर नौ गुनाह थी। मलिक साहब, हमें कुछ करना चाहिए, मेरे एक साथी ने कहा। यह काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस केस है। हाँ है तो सही, मैंने कहा, लेकिन तुम देख चुके हो कि सदरुद्दीन या उसका बाप मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं, और मेरा ख्याल है कि हमें कोई गवाह नहीं मिलेगा। क्यों जी मास्टर साहब, आप गवाही देंगे? मास्टर फ़िरोज़ अली तामुल करते हुए बोला, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हिफाजत की ज़मानत देना होगी। वो जानता था कि उसकी हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकता था, लिहाजा वो गवाही नहीं दे सकता था। सदरुद्दीन के हालात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मेरा जी ये चाहता था कि रुस्तम अली के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लूं और थाने ले जाकर बंद कर दूं, लेकिन मैं जानता था कि उससे कुछ हासिल ना होगा, बल्कि इससे सदरुद्दीन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। बहरहाल मैंने इतना ज़रूर किया कि सदरुद्दीन और उसकी बेटी शरीफा को अपनी निगरानी में अस्पताल पहुंचा दिया। गांव से रुखसत होने से पहले हम कुछ और लोगों से भी मिले जुले और झोरे माजी के बारे में सनगुन लेने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमें उसकी सूरत या हुलिये का कोई इल्म नहीं था। चौधरी रुस्तम अली अपने वसी हवेली में 20 आदमियों को छुपा सकता था। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे एक नौजवान जिसने नफीस लिबास और कराकली की टोपी पहन रखी थी बड़ी शान से मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने तीखी किस्म की छोटी छोटी मूछें रखी हुई थीं और उम्र उसकी कोई 23-24 साल के करीब थी। मैं उसकी शक्ल देखकर समझ गया कि वो चौधरी रुस्तम अली का छोटा बेटा अमीर अली था। हाजिर हो सकता हूँ जनाब, उसने अंदर दाखिल होने के बाद कहा। कौन हो तुम? मैंने तहखाना लहजे में कहा। बाहर खड़े होकर इजाज़त लो, जिसे देखो मुंह उठाकर चला आ रहा है। उसने अपना तारुफ कराने की कोशिश की। बोला, मलिक साहब, मैं चौधरी रुस। तुमने सुना नहीं? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। बाहर इंतज़ार करो, ये चौपाल नहीं, थानेदार का कमरा है। वो बाहर चला गया और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसको बाहर निकालने के बाद मैंने हवलदार को अपने कमरे में बुलाया और ऊंची आवाज़ में कहा, हवलदार, ज़रा ख्याल रखना, चौधरी रुस्तम अली की हवेली से अगर कोई आदमी आए तो उसे फ़ौरन मेरे पास भेज देना। मैंने ये बात अमीर अली को सुनाने के लिए कही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो गुस्से में वापस चला जाए। हवलदार बाहर गया और लम्हा भर के बाद अमीर अली के साथ अंदर आ गया। इसको तो मैंने अभी अभी बाहर भेजा था। मैंने हवलदार को डांटा। फिर तुम इसे अंदर ले आए? ये चौधरी रुस्तम अली का बेटा अमीर अली है। हवलदार ने कहा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चौधरी रुस्तम अली के बेटे हो? बैठो। मलिक साहब, आपने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने कहा। मैं तो वापस जाने लगा था। मैंने हवलदार से कहा, रोज़ नामचा वगैरह ले आओ, अमीर अली अगवा की रिपोर्ट लिखवाने आया है। मलिक साहब, सुबह आप हमारे गांव आए थे, मगर मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत अफसोस हुआ। उसने मेरे बोलने के इंतज़ार किया, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, हमें पता चला है कि आपने सदरुद्दीन को यहाँ अस्पताल में दाखिल करा दिया है। मैंने रिपोर्ट में उसका नाम भी लिखाना चाहता हूँ। हमारा ख्याल है कि अगवा
اس کی ملی بھگت ہے، بڑا میسنا آدمی ہے، ہم نے اس پر کبھی شک ہی نہیں کیا تھا۔ برخوردار کوئی عقل کی بات کرو۔ میں نے کہا صدر تمہارا ملازم ہے، تمہاری حویلی کا آدمی ہے، اگر میں نے اس کا نام رپورٹ میں لکھ دیا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ چودھری دوست محمد کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں نے کی ہے، اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کہا ویسے سچ پوچھیے تو ہمیں صدرالدین پر غصہ بہت ہے۔ سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا غریب آدمی پر سب کو غصہ آتا ہے۔ حوالدار رجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ امیر علی سے سوال و جوابات کے دوران پتہ چلا کہ صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قصبے آئی تھی۔ میں نے اس کے باپ کا نام پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کا نام مظہر حسین تھا، وہ منیاری کی دکان کرتا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک منیاری فروش کی بیٹی کا اتنے بڑے جاگیردار سے رشتہ کیسے جڑ گیا۔ امیر علی کو فارغ کرنے کے بعد میں نے فوراً کچھ ضروری کام نمٹایا اور پتہ پوچھتا ہوا مظہر حسین کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں صادقہ بیگم کی کسی رشتہ دار سے ملنے چاہتا ہوں۔ عورت نے بتایا کہ وہ صادقہ بیگم کی ماں ہے۔ بعد میں اس نے اپنا نام فاطمہ بی بی معلوم ہوا۔ میری درخواست پر وہ مجھے ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی، تاہم وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کمرے میں دو افراد اور آ گئے تھے، ایک اس کی بہو اور دوسرا اس کا بیٹا تھا، جس کا نام غالباً شبیر حسین تھا۔ ماں جی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی صادقہ بیگم کو کل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ہمراہ چودھری رستم علی کی بھانجی ریحانہ بھی تھی۔ آپ کی بیٹی کل آپ سے ملنے آئی تھی، وہ غالباً 3 ساڑھے 3 بجے ریحانہ کے ہمراہ تانگے میں واپس روانہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوا کر گیا ہے۔ اچھا، فاطمہ بی بی نے حیرانی سے کہا، وہ تو کہتے تھے کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، شبیر حسین نے کہا، آج صبح چودھری کا آدمی ہمیں تاکید کر گیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے خود ہی رپورٹ بھی درج کروا دی۔ ان لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے فاطمہ بی بی سے کہا، ماں جی، کل آپ کی بیٹی 6-7 گھنٹے آپ کے پاس رہی تھی، آپ نے اس کے روانگی کے وقت کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی، یا کسی مشکوک آدمی کو تانگے کے آس پاس تو نہیں دیکھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، فاطمہ بی بی نے جواب دیا۔ صادقہ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا تھا اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے 2 بجے ہی تانگے کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریحانہ تانگے سے اتر کر اندر آئی تھی اور کھڑے کھڑے واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اٹھنے اسے بیٹھنے کی بہت کہا تھا، مگر وہ کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی۔ صادقہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دونوں جا کر تانگے میں بیٹھ گئے اور تانگا روانہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بی بی کی بہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنی ساس کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، بی بی، صادقہ خریداری وغیرہ کرنے بھی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ خریداری کرنے چلتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوئی، بہت چپ تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے فاطمہ بی بی سے پوچھا، آپ نے چودھریوں کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑ لیا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، بس جی، ہونے والے ہو کر رہتی ہے، ہم نے کیا رشتہ جوڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر حسین اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں دونوں عورتوں سے باتیں کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر فاطمہ بی بی بھی اندر چلی گئیں۔ اسی اثنا میں بھی رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کی بہو نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ صادقہ کی اپنے آدمی سے انبن ہو گئی ہے۔ کل وہ بہت پریشان تھی۔ کیا اس نے تمہیں ایسی کوئی بات بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ٹوہ لینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت وہ اپنا سارا زیور میرے پاس رکھوا گئی ہے۔ کہتی تھی کسی کو بتانا نہیں، گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ اس کی ساس ایک شیرخوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ گئی۔ بچہ رو رہا تھا، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ساس نے بہو کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کی بات نے مجھے شش پنج میں ڈال دیا تھا۔ اگر صادقہ کی چودھری رستم علی سے انبن ہو گئی تھی تو کوئی عجب نہیں کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ایک امکان اور بھی تھا، ہو سکتا تھا کہ انبن رستم علی کی پہلی بیوی یا اس کی اولاد سے ہوئی اور صادقہ نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھ کر زیور اپنی بھابھی کو تحویل میں دے دیا ہو۔ ایسی صورت میں اغوا میں شیر علی اور یا امیر علی کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ریحانہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً ریحانہ کو اس لیے
ساتھ اغوا کر لیا گیا تھا کہ حویلی کے کسی آدمی کو شک نہ جائے۔ اس قسم کے خیال میں الجھے ہوئے میں نے گلی میں قدم رکھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نوجوان جو قریبی مکان کے محرابی دروازے میں کھڑا تھا جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے میں پہلے بھی گلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی عمر 28-30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام ایاز ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہیں رک گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ غالباً صادقہ بیگم کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اغوا میں چودھری رستم علی کی اولاد کا ہاتھ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا، اور تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میں صادقہ بیگم کا کزن ہوں اور یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو چند منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر نوجوان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایاز احمد نے کہا، ملک صاحب، صادقہ میری منگیتر تھی اور اگر رستم علی اسے اغوا نہ کروا لیتا تو اس وقت وہ میری بیوی ہوتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تھانے میں اغوا کی ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ جی ہاں، اس اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی گئی تھی، اس نے کہا، کیونکہ رستم علی نے اپنے بدمعاشوں کے ذریعے صادقہ کے گھر والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ صادقہ بیگم ان دنوں اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے چودھری رستم علی نے اسے دیکھ لیا اور اپنی بھانجی ریحانہ کے ساتھ قصبے میں آیا تھا اور اسے اسکول چھوڑ کر بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے صادقہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا۔ چند روز تک وہ صادقہ بیگم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا، پھر اس نے اپنی بھانجی کے ذریعے اسے کھانے کی دعوت بھجوائی۔ صادقہ کو اس دعوت پر بہت تعجب ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کی ہے؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا، لیکن میں تو انہیں نہیں جانتی، پھر میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں تمہارے گاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ریحانہ نے کہا، ہمارا اپنا تانگا ہے، کھانے کے بعد تانگا آپ کو واپس چھوڑ آئے گا۔ لیکن کیوں؟ صادقہ نے زور دے کر پوچھا، تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ انہیں جو شخص اچھا لگتا ہے وہ اسے حویلی بلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ریحانہ، تمیز سے بات کرو، صادقہ نے غصے سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ جی، مطلب تو بالکل سیدھا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ چند روز پہلے میرے ماموں میرے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسکول کے سامنے رکا تو آپ سامنے سے آ رہی تھیں۔ ماموں نے آپ کو دیکھا تو بس آپ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ صادقہ نے بے اختیار ریحانہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، ایسے ہی بیہودہ ہیں تمہارے ماموں، اسکول کے ٹیچروں کو طاقتے ہیں، آئندہ ان کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ریحانہ نے گھر جا کر یہ ساری باتیں اپنے ماموں کو بتا دیں۔ ایک معمولی ٹیچر کی لن ترانی سن کر چودھری رستم علی سخت غصے سے بھر گیا۔ اس نے ریحانہ سے کہا، اپنے استانی سے کہہ دینا کہ ہماری عنقریب ملاقات ہوگی۔ صادقہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اسے وہم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جاگیردار کی دھمکی تھی۔ اس کے 10-12 روز کے بعد صادقہ بیگم اپنے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن اسکول نہ پہنچ سکی۔ چودھری رستم علی کے غنڈوں نے اسے اتنی صفائی کے ساتھ اغوا کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی اسکول میں بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ 10 بجے کے قریب چودھری رستم علی صادقہ کے گھر پہنچا اور اس کے باپ مظہر حسین کو دکان سے بلوا کر اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا دیا۔ رکا بہت مختصر تھا۔ صادقہ نے لکھا تھا، پیارے بابا، میں اس وقت چودھری رستم علی کی حویلی میں ہوں۔ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر کے تمام افراد کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ جائیں، محلے والوں کو کچھ نہ بتائیں، آپ کی بیٹی صادقہ۔ مظہر حسین رکا پڑھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چودھری رستم علی سے پوچھا، چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ صادقہ تو صبح گھر سے اسکول گئی تھی، وہ آپ کی حویلی کیسے پہنچ گئی؟ مظہر حسین، کبھی کبھی راستے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، چودھری رستم علی نے جواب دیا، اور سنو، سوال جواب میں وقت ضائع نہ کرو، تمہاری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی، تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے 2 تانگے اور منگوا لیے ہیں، باقی باتیں وہاں چل کر کریں گے۔ پریشان حال مظہر حسین اپنے 2 بیٹوں اور 1 بہو اور 1 بیٹی اور بیوی کے ہمراہ تانگے میں جا بیٹھا۔ چودھری رستم علی کا اصرار تھا کہ گھر کے سب افراد ساتھ جائیں گے۔ تینوں ٹانگے حویلی کے بجائے گاؤں کے ایک پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ مکان کے باہر 9 درجن مسلح افراد موجود تھے۔ کچھ آدمی بیٹھک میں انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھا۔ چودھری رستم علی مظہر حسین اور اس کی بیوی فاطمہ بی بی کو الگ کمرے میں لے گئے اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں گی تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ چودھری صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، بڑے مظہر حسین نے کہا، میری بیٹی کا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ یہ ظلم نہ کریں اور صادقہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
مظہر حسین نے تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تمہیں یہاں بلوایا ہے، چودھری رستم علی نے نخوت سے کہا۔ صادقہ نے میری بھانجی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے گالیاں دی تھی۔ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی۔ تم شادی پر راضی ہو یا نہ ہو، تمہاری بیٹی یہیں رہے گی۔ اس کی شادی کر دو گے تو وہ عزت سے رہے گی، نہیں تو ذلت سے رہے گی۔ صادقہ ساتھ والے کمرے میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور مشورہ کر لو۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور خود باہر چلا گیا۔ کمرے میں صادقہ بیگم کے علاوہ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ صادقہ کا دہشت سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بی بی بھی رونے لگی۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے فاطمہ بی بی سے کہا، بہن، یہ تمہاری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے، ورنہ وہ اسے ایسے ہی اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ایسے قصے یہاں بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں یا تو کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہیں یا پھر اس بازار میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ چپ چاپ ہاں کر دو، عزت بنی رہے گی۔ میاں بیوی کو بیٹی کی عزت بچانے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ 1 گھنٹے تک سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی اور صادقہ بیگم آہوں اور ہچکیوں کے درمیان چودھری رستم علی کی بیوی بن گئی۔ جناب، یہ ہے صادقہ بیگم کی شادی کا المیہ۔ ایاز احمد نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، اب کچھ عرصے سے رستم علی کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے صادقہ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کا ڈرامہ انہوں نے ہی رچایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے صادقہ کو قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھائیں گے اور مجرموں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب میں تھانے پہنچا تو چودھری دوست محمد کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے میرا بھیجا ہوا تحفہ واپس کر دیا۔ میں نے کسی غلط نیت سے تو تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی نیت کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر جس کے ہاتھ آپ نے تحفہ بھیجا تھا وہ بڑا غلط آدمی تھا۔ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑیں، یہ اغوا کا کیا قصہ ہے؟ چودھری رستم علی نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوا دیا ہے کہ آپ نے اس کی بھانجی اور بیوی کو اغوا کروایا ہے۔ کیا میں نے انہیں اغوا کروایا ہے؟ اس کی حیرانی بہت اصلی تھی۔ اس بڈھے خونگ کی بیوی کو کسی نے اغوا کر کے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو صرف اس کی بھانجی کے اغوا کی خبر سنی تھی کہ بیوی کب اغوا ہوئی ہے۔ چودھری صاحب، اگر یہ ایکٹنگ ہے تو بڑی عمدہ ایکٹنگ ہے۔ میں نے کہا، بہرحال آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ چودھری رستم علی کی بھانجی اور بیوی کا کل 3 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کی گئی ہیں۔ دونوں تانگے میں اپنے گاؤں جا رہی تھیں۔ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے، جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، انہوں نے اغوا کر لیا۔ چودھری رستم علی کی بیوی کا نام صادقہ بیگم ہے اور اس کی دوسری بیوی ہے، نوجوان اور خوبصورت بھی ہے۔ ملک صاحب، میں ایسی کوئی متفق پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اغوا کی اس واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ASI کو اپنی پوری حویلی دکھا دی ہے۔ اگرچہ چودھری دوست محمد میں بھی جاگیرداروں والی خصوصیات موجود تھیں، مگر وہ قدر معقول آدمی تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا، میں نے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی برابری کے کسی فرد نے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ کارروائی کی ہو۔ سب لوگ تو آپ جیسے ٹھنڈے مزاج کے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا، تھانے داروں کو اسی طرح سوچنا چاہیے، لیکن یہ تو محض اندازہ ہے۔ اندازے تو آدمی 100 لگا سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ساری بات ہی جھوٹ ہے۔ چودھری رستم علی کے کسی آدمی نے ہماری دشمنی کو ہوا دینے کے لیے ڈرامہ رچایا ہے، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے بری نیت سے ہمارے گاؤں کا رخ کیا تو وہ اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ہم نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ 4-6 دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چودھری دوست محمد کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ جو ASI اس کے گاؤں گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے واردات کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک کھوجی کی خدمات حاصل کر لی تھی اور پولیس کے مخبروں کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کھوجی تھانے میں آیا اور اپنے کھوج کی تفصیل مجھے بتائی۔ اس کے بیان کے مطابق ڈاکوؤں نے رات ایک غیر آباد ڈیرے پر گزاری تھی۔ اس ڈیرے پر اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ریحانہ کی کتابیں پڑی ہوئی دیکھی تھیں۔ ان چیزوں کو اس نے جو کا تو وہاں پڑا رہنے دیا تھا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور کھوجی کے ہمراہ مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ جائے واردات سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں چند کچے کوٹھے اور ایک وسیع احاطہ بنا ہوا تھا۔ ایک کوٹھے کے سامنے تھوڑی سی جگہ صاف تھی۔ چونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رات باہر گزاری تھی۔ ایک کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور چند کتابیں پڑی تھیں۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اور کتابیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ غالباً
कमरे के अंदर औरतों पर मुजरिमाना हमला किया गया था। खोजी एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सामने चनीवाल को जाने वाली पक्की सड़क है। घोड़ों का खुर उस सड़क तक जाता है। वहाँ से खुरा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 2 घोड़ों का खुरा चनीवाल की तरफ जाता है और एक घोड़े का खुरा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ जाता है। चनीवाल जाने वाले 2 घोड़ों में से एक घोड़ा बगैर सवार के मालूम होता है क्योंकि उसका खुरा हल्का है और बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा, डाकुओं के साथ 2 औरतें भी थीं, यानी कुल 5 अफराद और 3 घोड़े थे। ऐसी सूरत में घोड़ा बगैर सवार कैसे किया हो सकता है? इस मामले में तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। खोजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि औरतों ने एक डाकू की निगरानी में पक्की सड़क पर सफ़र किया था। ये सफ़र उन्होंने किसी गाड़ी या तांगे पर किया होगा, लेकिन इनका खुरा मुझे नहीं मिल सका। अब 2 घोड़ों की कहानी भी सुन लें। ये दोनों चनीवाल के करीब एक कुएं तक गए थे। वहाँ उन्होंने रुक कर गालबन पानी पिया था और दूसरी तरफ से चक्कर लगाकर सड़क की तरफ निकल गए थे। और जो घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ गया था, उसका खुरा कहाँ तक पहुँचता है? उसका खुरा गांव में पहुंचकर गायब हो गया। वो तो घोड़ा अभी तक गांव में ही है या फिर किसी और चोर रास्ते से बाहर निकल गया। तुमने चौधरी रुस्तम अली के गांव में किसी से इन बातों का जिक्र तो नहीं किया? मैंने पूछा। मजबूरन जिक्र करना पड़ा, उसने जवाब दिया। पहले उन्हें चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक था, अब यकीन हो गया है। उसका मतलब ये था कि बात बिगड़ गई थी। 2 घोड़े चनीवाल पहुंचे थे और फिर वापस चले गए थे। एक घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव गया था। मेरा ध्यान ज़्यादा उस तरफ जाता था कि वारदात करने वाले चौधरी रुस्तम अली के आदमी थे, लेकिन उन्होंने चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शबा डालने के लिए 2 घोड़े चनीवाल भिजवा दिए थे और वो गांव से करीब होकर वापस आ गए थे। सूरत हाल इसके बरक्स भी हो सकती थी। हमने डेरे का अच्छी तरह जायजा लिया और डाकुओं के खुरे के साथ साथ चलते हुए पक्की सड़क पर पहुंच गए। वहां से एक कच्ची सड़क चनीवाल की तरफ जाती थी। खोजी हमें खुरे की तफसील और अपनी तेवरी बताता हुआ जा रहा था। सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। हम कच्ची सड़क से होते हुए उस कुएं पर जा पहुंचे जहां से बाकौल खोजी डाकुओं के घोड़ों ने पानी पिया था। कुआं चल रहा था और एक बूढ़ा आदमी गद्दी पर बैठा बैलों को हाँक रहा था। वो खासा उम्र रसीदा था और नज़र भी उसकी कमज़ोर लगती थी। मैंने उसे सलाम किया और पूछा कि गुज़िश्ता सुबह कुएं पर कौन था? उसने जवाब दिया कि गुज़िश्ता सुबह मैं वहीं था। कल सुबह एक आदमी 2 घोड़ों के साथ यहाँ आया था। मैंने कहा, उसने अपने घोड़ों को पानी भी पिलाया था। तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? ज़रूर आया होगा जी, उसने जवाब दिया। इधर से बंदे सभी पानी पीते हैं और डोंगर भी पीते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मैंने चंद और सवालात किए मगर कोई बात मालूम न हो सकी। नज़र के अलावा उसका मुशाहिदा भी कमज़ोर था। थाने वापस पहुंचकर मैंने 2 छापामार पार्टियां तरतीब दी और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेज दिया। मेरा अंदाज़ा ये था कि अगवा-शुदा औरतें किसी करीबी इलाके में मुक़ीम थीं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैंने इमकानी बलवे की इत्तला पर ASI को भिजवा दी थी। दूसरे के ASI के हुक्म की तामील में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से 12 अफराद मुश्तमिल एक पार्टी थाने पहुंच गई। इनकी क़यादत एक सब इंस्पेक्टर के सुपुर्द थी। ASP ने हुक्म भेजा था कि बलवे को सख्ती से कुचल दिया जाए और किसी पार्टी के साथ कोई रियायत न की जाए। सब इंस्पेक्टर का नाम शमशेर खान था और वह खासा दिलेर आदमी था। उसी शाम एक मुखबर ने हमें इत्तला दी कि चौधरी रुस्तम अली ने 10-15 मुसल्लह अफराद तैयार किए और चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर रात के वक्त धावा बोलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने शमशेर खान से मशवरा किया, पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। मलिक साहब, उसमें पूछने वाली क्या बात है? उसने जवाब दिया, चनीवाल चलते हैं, वहाँ बैठकर रुस्तम अली के छत्ते का इंतज़ार करेंगे। अगर वो शराफत से वापस ना गया तो फिर वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। ASP का भी यही हुक्म था। हमने 10-12 आदमी साथ लिए और तैयार होकर चनीवाल पहुंच गए। चौधरी दोस्त मोहम्मद ने 2 कमरे हमारे लिए खुलवा दिए और नौकरों को खाना पीने का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। मलिक साहब, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, अल्लाह के फजल से हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। अगर वो आपकी वार्निंग पर वापस चला गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। चौधरी साहब, अमन अमान कायम रखना हमारी ड्यूटी है। हम किसी को कानून के हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। रात के खाने के बाद हमने मुख्तलिफ रास्तों पर 2 से 3 आदमियों की ड्यूटी लगा दी। एक नवाही मकान में ठहर गए। रात के 10 साढ़े 10 बजे हमें चौधरी रुस्तम अली के
छत्ते की आमद की इत्तला मिली। हम फौरन मौके पर पहुंच गए। जैसा कि हमें इत्तला मिली थी, चौधरी रुस्तम अली के साथ 15-16 मुसल्लह अफराद थे और सब के सब घोड़ों पर सवार थे। उनमें चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे भी थे। मेरी वार्निंग पर वो खामोश वापस चले गए। अगरचे उनका ये फ़ाल खिलाफ तवक्का था, मगर मैंने कोई ख्याल न किया और वापस जाकर सो गया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था, मलिक साहब, आप सारी उम्र इस गांव की रखवाली नहीं कर सकते। उसकी इस बात ने मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि फिल वक्त मुसीबत टल गई थी, लिहाजा मेरा मुतमईन हो जाना तबई अमर था। मगर मुझे मालूम न था कि ये बात उसने हमें धोखा देने के लिए कही थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे फायरिंग की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। फायरिंग के साथ घोड़ों के हनहाने और इंसानी शोर की आवाज़ें भी आ रही थीं। शमशेर खान और सिपाही भी बेदार हो गए। हमने रात को सिर्फ निस्फ सिपाहियों को ड्यूटी पर रहने दिया था और निफ्स को सोने की इजाज़त दे दी थी। मालूम होता था कि रुस्तम अली हमारे साथ धोखा कर गया है। शमशेर खान ने कहा, हमें इसकी बात पर एतबार करना नहीं चाहिए था। मैंने बाहर निकल के देखा तो हवेली की तरफ से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। सूरत हाल खासी संगीन थी। मैंने सिपाहियों को साथ लिया और तेज़ी से हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही हम गली के कोने पर पहुंचे, दूसरी तरफ से घोड़ों की टापलों की आवाज़ें सुनाई दी और साथ ही हमारी तरफ फायर किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तारीकी की वजह से सूरत हाल का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल था। मैं हमला आवरों को वार्निंग देना चाहता था, मगर शमशेर खान ने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दे दिया। उसके साथ ही निफ्स दर्जन राइफलें शोले उगलने लगीं। एक तो हम वर्दियों में नहीं थे, दूसरा वहाँ अंधेरा भी था। चौधरी रुस्तम अली के आदमी यही समझे कि हम मुखालिफ पार्टी के आदमी थे। वो मेरी वार्निंग के बावजूद फायरिंग से बाज नहीं आए और बाद में हमें पता चला कि दूसरी तरफ चौधरी दोस्त मोहम्मद के आदमी मोर्चा लगाए बैठे थे और निकलने का वही एक रास्ता था जिसे हम रोके बैठे थे। घोड़ों की हनहनाहट और इंसानी चीखों पुकार के दरमियान तकरीबन 15-20 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कुछ सिपाही करीबी मकानों में घुस गए थे और ताक कर निशाने लगा रहे थे। शरपसंद घोड़ों पर सवार थे और उन्हें कोई रास्ता फरार कर नज़र नहीं आ रहा था। बिलाखिर उन्होंने हथियार डाल दिए और हाथ उठाकर ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इसी असना में ड्यूटी देने वाले सिपाही भी मौके पर पहुंच चुके थे। जब सूरत हाल काबू में आई तो मैंने करीबी घरों से लालटेनें मंगवा ली। नुकसानात का जायजा लेने लगा। 3 शरपसंद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए थे। हलाक होने वालों में चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे शामिल थे। ज़ख्मियों में से 2 की हालत नाजुक थी। चौधरी रुस्तम अली भी ज़ख्मी हुआ था। एक ज़ख्मी खासा लईम शईम नौजवान था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। पूछगछ पर पता चला कि वो छोरा माजी था। ज़ख्मियों के अलावा जो आदमी हमने गिरफ्तार किए उसकी तादाद 4 थी। बाकी अफराद फरार होने में कामयाब हो गए थे। लाशों, ज़ख्मियों और ज़ेर हिरासत अफराद को मैंने शमशेर खान की ज़ेर निगरानी कस्बे रवाना कर दिया और उससे ताकीद कर दी कि ज़ख्मियों को कड़ी निगरानी में अस्पताल दाखिल करवाए, क्योंकि ज़ख्मी भी ज़ेर हिरासत थे और उनके साथी उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर सकते थे। उस काम से फारिग होकर मैंने बाकी सिपाहियों को साथ लिया और चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली जा पहुंचा। वहां पर 50-60 आदमी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर 3 लाशें पड़ी थीं, जिनमें 2 लाशें माँ और उसके मासूम बच्चे की थीं। चौधरी दोस्त मोहम्मद की आंखें पुरनम थीं। उनके गुलोगिर लहजे में बताया कि हलाक होने वाली उसकी बेटी थी और अपने बच्चों को जलती हुई आग से निकालने की कोशिश में खुद भी जलकर हलाक हो गई थी। तीसरी लाश उसके नौजवान भतीजे की थी। वो शरपसंदों की गोलियों का निशाना बन गया था। निफ्स दर्जन अफरा तफरी और भगदड़ के दौरान ज़ख्मी हो गए थे, मगर कोई शरीर ज़ख्मी नहीं हुआ था। गांव में एक तजुर्बेकार कंपाउंड मौजूद था जो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ़ था। बाद में पता चला कि चौधरी रुस्तम अली हवेली को आग लगाने के बाद फ़रार हो जाना चाहता था। वो आग लगाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन भागने में कामयाब ना हो सका। जिस रास्ते को उसने फ़रार का आसान और सीधा रास्ता समझा था, उसमें हम हाइल हो गए थे। अगरचे मुझे चौधरी दोस्त मोहम्मद की बेटी और उसके मासूम बच्चे की मौत का बहुत सदमा हुआ था, मगर मैं खुश भी था क्योंकि 2 मौजी मारे जा चुके थे और बड़ा मौजी गिरफ्तार हो गया था। मैं उसे सख्त तरीन सज़ा दिलवाना चाहता था। मेरे पास शहादतों की कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह एसपी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अहकाम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। डीसी ने तमाम हालात सुनने के बाद हुक्म दिया कि मुलजिमों को इबरतनाक सज़ा दिलवाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी किस्म की कोई नरमी रवा न रखी जाए। मैं रात भर का जागा हुआ था, इसलिए ज़रूरी काम निपटाने के बाद आराम करने घर चला गया। शाम को घर में तैयार होकर अस्पताल पहुंचा तो सबसे पहले खबर मुझे मिली कि डॉक्टरों ने झोरे माजी की दाहिनी टांग काट दी थी। यह अमल उसकी जान बचाने के लिए किया गया था। वो अपने बिस्तर पर नशा आवर इंजेक्शन के ज़ेर असर बेहोश पड़ा था।
चौधरी रुस्तम अली और दीगर दो जख्मी कदरे हालात में बेहतर नजर आते थे। उनके जिस्मों के बेशतर हिस्से पट्टियों में लिपटे हुए थे। चौधरी रुस्तम अली ने मुझे देखकर कहा, मलिक साहब, मैं आपसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, मगर उसके तकब्बुर में कोई कमी वाक़ई न हुई थी। उसने कमरे में मौजूद डॉक्टर एएसआई से कहा कि वो बाहर चले जाएं। डॉक्टर तो फ़ौरन ही बाहर चला गया। एएसआई ने कदरे तामुल किया, फिर मेरे इशारे के बाद बाहर चला गया। मलिक साहब, आपसे सौदेबाजी करना चाहता हूँ, चौधरी रुस्तम अली ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी मगर लहजा मुस्तकिम था। मेरे 7 आदमी आपकी हिरासत में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप 4 आदमियों को हिरासत में रखें और 3 को छोड़ दें। रपट में भी 4 ही आदमियों का जिक्र करें। रुस्तम अली, हमारी हिरासत में 8 आदमी हैं। अपने आप को हिरासत से बाहर मत समझो। मेरे लबो लहजे से उसके चेहरे पर हैरत और बरहमी नमूदार हो गई। बोला, मलिक सफदर हयात, ज़रा संभल कर बात करो। जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ रुस्तम अली। मैं अगवाए कत्ल, आतिशज़ई और बलवे के मुलजिम से बात कर रहा हूँ। वो शातिर आदमी मेरा मुंह देखकर गुस्सा पी गया। कदरे तहम्मुल से बोला, मलिक साहब, आपने भी यही रहना है और हमने भी यही रहना है। अगर आप मुझे जालिम समझते हैं तो ये भी समझ लें कि मुझे काफ़ी से ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं और मैं यहाँ बेबस पड़ा हूँ। मेरी बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरा और मेरे 3 आदमियों का नाम FIR से दर्ज ना करें। इस मेहरबानी के औज़ आपको जो हुक्म करेंगे मैं आपकी झोली में भर डालूंगा। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं सदरुद्दीन और उसकी बेटी की मिजाज पुरसी करने जा रहा हूँ। तुझे ये तो यकीनन पता होगा कि तेरे एक सरकश बेटे ने सदरुद्दीन को मार मार कर लहू लहान कर दिया था और दूसरे सोरमा बेटे ने उसकी मासूम बेटी शरीफा को उठवा लिया था और रात भर उसकी चीखें सुनकर कहके लगाता रहा था। ओ यार मलिक साहब, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? ख्वाह उन कमियों के पीछे जज्बाती हो रहे हो तो तेरी हालत पर रुस्तम अली, तुझे अभी तक खुदा की लाठी नज़र नहीं आई? ज़रा सोच के कुदरत ने तेरे बेटों को उनके जुल्म की कैसी सज़ा दी है। कुत्ते की मौत मर गए। जा देख मुर्दा खाने में उनकी लाशें कैसी चीरी फाड़ी हुई पड़ी हुई है। कहाँ गया उनका तनतना और दबदबा? वो गुस्से से कांपने लगा। ओए थानेदार, तूने मेरा इंतकाम नहीं देखा। मैं उसके कमरे से निकलकर जनरल वार्ड पर पहुंच गया, जहां सदरुद्दीन एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बेटी शरीफा और बीवी नज़ीरा भी मौजूद थीं। दोनों बिस्तर के करीब फर्श पर बैठी थीं। क्या हाल है सदरुद्दीन? मैंने पूछा। अब तो तुम कुछ बेहतर नज़र आ रहे हो। अल्लाह का बड़ा करम है और आपकी मेहरबानी है जी। उसने उठने की कोशिश की। लेटे रहो, लेटे रहो। मैंने कहा, अल्लाह ने तुझ पर जुल्म करने वालों से बदला ले लिया है। चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे मारे गए हैं। उनकी लाशें मुर्दा खाने में पड़ी हैं। चौधरी रुस्तम अली को हमने 7 आदमियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। वो इसी अस्पताल में ज़ख्मी पड़ा है। असा ने किसी दा बुरा नहीं चाहा था, सदरुद्दीन ने कहा। बड़े कह गए हैं कि दुश्मन की मौत पर भी खुश नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, तोड़ी बड़ी मेहरबानी है। नज़ीरा बीबी ने कहा, तुसी साढ़े ते बड़ा एहसान किता है। तेरा क्या हाल है शरीफा बीबी? मैंने पूछा। उसने मेरी बात सुनकर सर नीचे कर लिया। आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ जी, डॉक्टर होरा ने दवाई दी है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और वहाँ से रुखसत हो गया। अस्पताल के बाहर चौधरी रुस्तम अली के अजीज़ रिश्तेदार लाशें लेने आए हुए थे। एक शख्स जो दूसरे से मुतबर मालूम हो रहा था मेरे माँ करीब आया और मोटी मोटी रकमों की बातें करने लगा। मैंने उससे कहा कि थाने में आकर बात करे और आगे बढ़ गया। मैंने अस्पताल के अंदर पुलिस का सख्त पहरा लगा रखा था और मुलजिमों से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। चंद रोज़ के बाद मैंने ज़ख्मी मुलजिमान को हवालात में मुंतकिल कर दिया और अदालत से उनका रिमांड ले लिया। इसी दौरान में चौधरी रुस्तम अली के आदमी मुसलसल मेरे पास आ रहे थे और रिश्वत और धमकियों और बड़े अफसरों की सिफारिशों से अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी उन्हें टालता रहा। बिल आखिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 148, 152, 302, 307, 436 और 456 के तहत मुकदमा दर्ज करके पर्चा काट दिया गया। जैसा कि क़ारीन जानते हैं कि इस सारे हंगामे की इब्तिदा सादका बेगम और रेहाना के अगवा से हुई थी। ये दोनों औरतें हनूज़ बाजियाब नहीं हुई थीं और नए हंगामे की वजह से हमारी तवज्जो उस तरफ से हट गई थी। 10-12 रोज़ के बाद मुझे पता चला कि सादका बेगम घर पहुंच गई हैं, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको जोहरे माजी के इकबाल जुर्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। ये लंबा तड़ंगा डाकू, जिसने कुछ अरसे से इलाके में बड़ी दहशत फैला रखी थी, टांग कटने के बाद बिल्कुल ढह गया था। वो हर वक्त परेशान और खोया खोया बैठा रहता था। उससे हमने बेशतर
पुरानी वारदातों का इकरार करवा लिया था। उसने 2-3 मरतबा ये फिक्रा कहा कि वो चौधरी की घरवाली की वजह से मार खा गया। चूँकि हंगामे की बुनियाद वजह सादका बेगम का अगवा था, इसलिए मैं यही समझा कि उसका ये तबसरा अमूमी नौइयत का है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसका मतलब कुछ और है। एक रोज़ पूछगछ के दौरान जब उसने यही फिक्रा दोहराया तो मैंने कहा, जोहरे, तुमने पहले भी कई दफ़ा ये बात कही है कि इसका मतलब क्या है? तुम्हारा इशारा रुस्तम अली की कौन सी बीवी की तरफ है? सादका बेगम की तरफ। उसने जवाब दिया, मैं इस औरत की हमदर्दी में इस हाल को पहुंचा हूँ मलिक साहब, मैं कभी किसी औरत के चक्कर में नहीं फंसा। मेरे उस्ताद ने कहा था, जोहरे, औरत की 2 चीज़ों से बचकर रहना, उसके हुस्न से और उसके आंसू से। ये 2 चीज़ें बड़े बड़ों को तख्ता कर देती हैं। मलिक साहब, मैं उन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में फंस गया और आज एक टांग से महरूम आपके कदमों में बैठा हूँ। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने पूछा, जोहरे, खुलकर बात करो। उसने तफसील बताते हुए कहा कि चौधरी रुस्तम अली ने उसकी दोस्ती को साल सवा साल हुआ है। पहले वो कभी कभार हवेली जाता था, बाद में चौधरी ने उस हवेली के अंदर एक कमरा दे दिया। उस कमरे का रास्ता बाहर से था, लेकिन एक दरवाज़ा अंदर की तरफ भी खुलता था जो हमेशा बंद रहता था। अंदर से उसको कुंडी लगी रहती थी और कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक रोज़ रात के 12 बजे टक टक की मध्यम आवाज़ सुनकर जोहरे की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर लेटे लेटे आवाज़ पर गौर करने लगा। तब उसने महसूस किया कि टक टक की आवाज़ अंदरूनी दरवाजे से आ रही थी। पहले उसे ख्याल आया कि शायद कोई चूहा दरवाजे को कुतर रहा था, लेकिन मज़ीद गौर करने पर उसे यह ख्याल दुरुस्त ना लगा। वो धीरे से उठा, दरवाजे के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। अचानक उसने चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनी। उसने हौले से पूछा कि कौन है उधर। उसके साथ ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और जोहरे ने एक नस्वानी आवाज़ सुनी, जोहरे, मैं चौधरानी हूँ, सादका बेगम, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जोहरे के 14 तबक रोशन हो गए। चौधरानी आधी रात के वक्त उससे क्या बात करना चाहती थी? उसे सादका बेगम की पूरी कहानी मालूम नहीं थी, ताहम उसने उतना सुन रखा था कि सादका बेगम चौधरी की दूसरी बीवी है और नौजवान और खूबसूरत भी। उसके दिल में शक पैदा हुआ, बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी ने रात के 12 बजे उसके दरवाजे पर क्यों दस्तक दी थी? चौधरानी, मुझे तो बात करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सोच लो कि कहीं चौधरी ना जाग जाए। मैं पक्का बंदोबस्त करके आई हूँ। सादका बेगम ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। तुम फिक्र नहीं करो। जोहरे ने देखा कि सादका बेगम के बाल खुले हुए थे और उसका हसीन चेहरा तारीकी में दमक रहा था। जोहरे, मैं अपनी इज्जत को खतरे में डालकर तुम्हारे पास आई हूँ, उसने कहा, लेकिन ये बात सुन लो, मैंने किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी दिलेरी के बहुत किस्से सुने हैं, ये भी सुना है कि तुम ज़ुबान के पक्के हो, वादा करते हो तो पूरी तरह निभाते भी हो। मैं बहुत दुखी औरत हूँ, इस हवेली में मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। अगर तुम मेरी बात को रास रखने और मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। जोहरे ने कहा, अगर कोई और मौका होता तो वह सादका बेगम से कहता, बीबी, अपना रास्ता नापो। मैं इस किस्म के वादे नहीं किया करता, लेकिन रात की तन्हाई में एक नौजवान औरत के कर्ब में उसके दिल को नरम कर दिया। उसने सादका बेगम की मदद करने का वादा कर लिया। सादका बेगम ने दरमियानी दरवाज़ा बंद कर दिया और झोरे की चारपाई पर जा बैठी। झोरा खड़ा रहा। बैठ जाओ, सादका बेगम ने कहा और झोरा चारपाई पर बैठ गया। वो कद आवर डाकू हैरत से उस औरत को घूर रहा था जो तारीकी और तन्हाई के बावजूद उससे ज़रा भी मरूब नज़र नहीं आती थी। झोरे, कहने को तो मैं सोने चांदी में खेलती हूँ और मुझे दुनिया की हर नेमत मैसर है, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। इस हवेली में मैं कैदियों की सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं, चौधरी मुझे अगवा करके लाया था और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी की थी। उसने अपने अगवा का सारा वाक़या झोरे को बताया। चौधरानी, जो कुछ हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। झोरे ने कहा, चौधरी तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, चौधरी तो यही चाहता है कि मैं इस हवेली में घुल घुल कर मर जाऊं, लेकिन मैंने अपने दिल में अहद किया है कि मैं चौधरी से अपनी ज़िल्लत का इंतकाम ज़रूर लूँगी, चौधरी से और इसकी भांजी रिहाना से, क्योंकि रिहाना ने अपने मामू को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया था। सच पूछो तो मैं इस एक उम्मीद पर ज़िंदा हूँ, वरना कब की खुदकुशी कर चुकी होती, और इस इंतकाम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं चौधरी को कत्ल कर दूं? झोरे ने पूछा। नहीं, मैं चौधरी को ज़िंदा रखकर जलील करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे मुफ्त मदद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें दूंगी। जो काम मैं तुमसे लेना चाहती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कुछ पता तो चले कि क्या काम है। झोरे, मैं अक्सर तुम्हें छुप कर देखती रहती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारा पेशा डकैती है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि तुम दिलेर और वादा वफा करने वाले मर्द हो। मैं जो मंसूबा तुम्हें बताने जा रही हूँ इसमें कई महीनों से गौर कर रही हूँ। बहुत सीधा साधा मंसूबा है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे और रिहाना को अगवा कर लो। मौका मैं तुम्हें फराहम कर दूँगी।
तुम्हें और रिहाना को अगवा कर लूं, लेकिन अगवा के बाद क्या होगा? मुझे मालूम है कि तुम्हारा राज हत्था बहुत मजबूत है। तुम इस काम के लिए 3 आदमी तैयार करो, उन्हें सारी बात समझा देना। ये ना बताना कि मंसूबा मैंने बनाया है, मगर उन्हें ये समझा देना कि वो मेरे साथ कोई ज्यादती ना करें और जब मैं चाहूँ मुझे जाने दें। रिहाना खूबसूरत लड़की है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई आदमी रिहाना के साथ शादी कर ले या किसी बुढ़े के साथ उसकी शादी कर दे, जिस तना चौधरी ने तुम्हारे साथ किया था। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मेरे इंतकाम की आंख तो इसी तरह ठंडी हो सकती है। दूसरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि अगवा का शक चौधरी दोस्त मोहम्मद पर जाए। दोनों चौधरियों की आपस में बड़ी सख्त दुश्मनी है। शक की वजह से दोनों का आपस में जरूर टकराव होगा। झोरा उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। उसने पूछा, और तुम दोनों का अगवा किस तरह होगा? मैं किसी रोज कस्बे जाऊंगी और रिहाना के साथ तांगे में वापस आऊंगी। मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम के बारे में 2-4 रोज पहले बता दूंगी। तुम अपने आदमियों को समझा देना, वो रास्ते में से हमें अगवा कर लेंगे। झोरे ने कहा, एक बात जहन में रख लो, जिन आदमियों को मैं इस काम पर लगाऊंगा वो कोई शरीफ आदमी नहीं होंगे। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। सादका बेगम ने कहा, तुम उन्हें मेरे बारे में समझा देना। झोरे ने कहा कि वो सोचकर जवाब देगा। सादका बेगम ने कुछ रकम झोरे को दी और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। उसके बाद उसने हर दूसरे तीसरे रोज रात के वक्त झोरे से मिलना शुरू कर दिया। झोरा उसकी मदद करने पर तैयार हो गया और दोनों कई हफ्तों तक मंसूबे की ऊंच नीच पर गौर करते रहे। सादका बेगम ने वक्तन फवक्तन झोरे को पैसे में ही देना शुरू कर दिए। प्रोग्राम ये बना कि दोनों औरतों को अगवा करने के बाद लाहौर पहुंचा दिया जाएगा और अलग अलग रखा जाएगा। जब झोरे ने बात ख़त्म की तो मैंने पूछा, क्या तुम भी अगवा की कार्रवाई में शामिल थे? नहीं, मैं इस कार्रवाई में शामिल नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं अगवा के वक्त हवेली में मौजूद रहना चाहता था ताकि चौधरी को मुझ पर ज़रा सा भी शक ना हो। तुम्हारे जिन आदमियों ने रिहाना को अगवा किया उसका ठिकाना कहाँ है? तीनों ज़िला मुल्तान के रहने वाले हैं। मेरी इनसे मामूली जान पहचान थी। वो लोग इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे। मेरा इनसे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो रिहाना को मुल्तान ले गए होंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, मलिक साहब सच पूछें तो मैंने सादका बेगम का काम करने से इनकार कर दिया था, मगर उसके आंसुओं ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उसने ऐसे दर्दनाक तरीके से अपनी कहानी सुनाई कि मेरे जैसा पत्थर दिल बंदा भी मोम हो गया। और अगर मुझे मालूम होता कि उसके इंतकाम से इतनी तबाही होगी तो मैं कभी उसका साथ न देता। उस्ताद ने सच कहा था, औरत का हुस्न और उसके आंसू बड़े बड़ों का तख्ता कर देते हैं। हाय, कितने आदमी इस औरत के इंतकाम के चक्कर में कब्रों में जा पड़े, कितने जेल में पड़े हैं। और मैं जो शेर की तरह गरजता और घोड़े से तरह दौड़ता था, लूला लंगड़ा होकर आपके सामने पड़ा हूँ। लेकिन सारी मुकद्दर की बात है, ये बर्बादी मेरी किस्मत में लिखी थी। झोरे, क्या तुम सच कहते हो कि तुम्हें इन 3 अगवा करने वालों का ठिकाना मालूम नहीं है? बिल्कुल सच कहता हूँ। अगर झूठ बोलना होता तो सारी बात ही ना बताता। उसने दोनों हाथ जोड़े। अगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और इस मुसीबत से छूट गया तो बाकी ज़िंदगी किसी अल्लाह वाले की खिदमत करते हुए गुजार दूंगा। हाँ बच्चों, अब तो तुम अल्लाह वाले को ही ढूंढोगे। मैंने कहा, एक टांग से एक खाक वारदातें करोगे? मजा तो जब था कि दोनों टांगों के होते हुए किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत करते। वो अपनी अधूरी टांग को देखकर रोने लगा। बोला, जब ये टांग सलामत थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह अपनी दी हुई टांग वापस ले लेगा। मेरे जैसे नामरादों को कुछ खोकर ही समझ आती है। मलिक साहब, अब मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मुझे वादा माफ गवाह बना लें। मैं चौधरी का सारा कच्चा छट्टा अदालत में बता दूंगा। आप मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। मैंने चोरियां और डकैतियां बहुत की हैं, मगर आज तक किसी आदमी को कत्ल नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे वादा माफ गवाह बना लें। मैंने उसे जवाब दिया कि वक्त आने पर देखा जाएगा। उसी शाम में सादे लिबास में सादका के घर पहुंच गया। उसका बाप मजहर हुसैन घर पर ही था और वह एक सादा तबीयत मोमन शख्स था। उसने मुझे बैठक में बिठा दिया और बताया कि उसकी बेटी जालिमों के चंगुल से छूटकर घर पहुंच गई है। मैं उसी से मिलने आया हूं। मैंने कहा, उसे यहाँ बुलाएं। वो अंदर गया और सादका बेगम को बुला लाया। उसने शौक रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। वो 26-27 साल की एक हसीन खातून थी। ताहम उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का रौब और पुख्तगी पाई जाती थी। ये पुख्तगी उन हालात की मरहून मन्नत मालूम होती थी जिनसे वो गुजर कर आई थी। उसने मुझे सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रस्मी कलमात के बाद कहा, सादका बेगम, मैं अगवा की कहानी सुनने आया हूँ। वो चंद लम्हों तक सर झुकाए बैठी रही, फिर बोली, बस जी, अल्लाह के फजल और माँ बाप की दुआओं के तुफैल बच कर अपने घर आ गई हूँ। डाकुओं ने हमारा जो हशर किया उसे मैं ही जानती हूँ। कोई शरीफ लड़की अपने ज़ुबान से ये कहानी नहीं सुना सकती। कहानी तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगी क्योंकि ये पुलिस केस है और रिहाना अभी डाकुओं के कब्जे में है। उसकी एक्टिंग काबिले दीद थी। उस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि वो सारा मंसूबा उस दुबली पतली खातून का बनाया हुआ था। आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमें कब और किस तरह अगवा किया गया था, उसने कहा। बाकी जो वाक़यात हैं
وہ آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ ڈاکو تعداد میں 3 تھے، اس کے پاس ریوالور اور خنجر تھے۔ ٹانگے سے اغوا کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ویران ڈیرے پر لے گئے اور ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے شور مچایا تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ پہلی رات ہم نے اس کوٹری میں گزاری۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کیسی کیسی اذیتیں ہمیں دی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے ہمیں دیہاتی عورتوں جیسے سوتی کپڑے پہننے کو دیے، بالوں میں دھول ڈال کر انہیں خراب کر دیا اور منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے گھوڑے سے رات ہی کو کہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے ان کے حکم پر موٹی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیے اور ان کے ہمراہ بس میں سوار ہو گئے۔ کئی روز تک وہ ہمیں مختلف شہروں میں پھراتے رہے۔ اس میں چمک جھمرا، لائل پور، شیخو پورہ، سانگلہ حل اور لاہور شامل تھے۔ وہ ہمیں زیادہ تر ہوٹلوں میں رکھتے تھے۔ لاہور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ہمیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے اسٹیشن پر لے گئے تھے۔ میں بھیڑ میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ ریحانہ کا مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ صادقہ بیگم، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کی بھابھی بھی موجود تھیں۔ وہ سب بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ صادقہ کے منصوبے سے بے خبر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے صادقہ بیگم سے پوچھا، بی بی جوہر ماجھی کو جانتی ہو؟ جی، نام تو سنا ہو سا لگتا ہے۔ اس نام کا ایک آدمی شاید ہماری حویلی میں رہتا تھا۔ یہ نام تو اس مشہور ڈاکو کا نہیں آپ نے چودھری رستم علی کے ہمراہ گرفتار کیا ہے، مظہر حسین نے کہا۔ ہاں، میں اسی مشہور ڈاکو کی بات کر رہا ہوں، میں نے صادقہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کو بھی چکر دے جاتے ہیں صادقہ بی بی، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آنے لگی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جوہر ماجھی چنی وال کے بلوے میں زخمی ہو گیا تھا، میں نے مزید کہا۔ ڈاکٹر نے اس کی داہنی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ ٹانگ کٹنے کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی۔ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑیا بھیڑ بن گیا ہے۔ اس نے جھوٹ اور ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اس مقدمے سے بری ہو گیا تو باقی زندگی کسی اللہ والے کے قدموں میں گزار دے گا۔ صادقہ بیگم مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، پھر تو ٹانگ کا کٹنا اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، لیکن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے سچ بول دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ بی بی نے کہا، میری بیٹی کا اس ڈاکو سے کیا تعلق؟ جب دو آدمی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں یا ایک ہی حویلی میں رہتے ہوں تو تعلق ہو ہی جاتا ہے۔ صادقہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ صادقہ بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ اغوا کا منصوبہ تم نے بنایا تھا اور جوہر ماجھی نے اس پر عمل کیا تھا؟ اس نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی منصوبے کا علم نہیں ہے۔ کیا تم جوہر ماجھی کی زبانی سارا قصہ سننا پسند کرو گی؟ ہرگز پسند نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو سن بھی لوں گی، پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے کسی الزام کے تحت گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن ایک بات سوچ لیں، جوہر ماجھی ایک بدنام ڈاکو ہے۔ کیا آپ اس کے خیال میں عدالت میرے مقابلے میں اس کے بیان کو زیادہ صائب سمجھے گی؟ اس کی خود اعتمادی قابل رشک تھی، اس کے چہرے پر فکر مندی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ملک صاحب، کیا معاملہ کیا ہے؟ مظہر حسین نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ آپ میری بیٹی سے کس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صادقہ بیگم میرے بولنے سے پہلے بول پڑی۔ ملک صاحب، اگر آپ مجھے ایک ڈاکو کے بیان پر کسی جرم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میں اپنی زبان سے کسی جرم کا اقرار نہیں کروں گی۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کسی جاگیردار کو ایسے ہی جرم پر گرفتار کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے شریفہ کے اغوا کا واقعہ گھوم گیا۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم نے چودھری رستم علی کے بیٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اپنی اس کمزوری کا اعتراف میں آج کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے صادقہ بیگم سے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، چودھری رستم علی اس وقت حوالات میں بند ہے، چاہو تو چل کر خود دیکھ لو۔ اس نے بڑی جرات سے میری طرف دیکھا اور نہایت مستقیم لہجے میں بولی، ملک صاحب، اس میں آپ کا نہیں، اس شخص کا کمال ہے جس نے ان سماج دشمن کتوں کو گرفتاری کے حالات پیدا کیے۔ آپ کا اس واقعے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی گرفتار کر لیں، میرا مشن پورا ہو چکا ہے۔ میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چودھری رستم علی اور اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے نہ بچ سکے۔ چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف المیعاد سزائیں ہو گئیں۔ صادقہ بیگم نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لیا۔ ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔